तो आज एब्रोटिनम मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। आपने इसके बारे में सुना भी होगा, इसको आर्टिमिसिया एब्रोटिनम भी बोलते हैं, ठीक है ना। प्लांट बेस्ड रेमेडी होती है, जो एक मून प्लांट होता है, वहां से ये निकल के बनती है मेडिसिन। सो व्हाट इज एब्रोटिनम बेसिकली, व्हाट इज एब्रोटिनम, ठीक है ना। तो एब्रोटिनम कहाँ पे यूजफुल होती जाती है। एब्रोटिनम इज अ रेमेडी, सबसे पहले जो हर मटीरिया मेडिका में हर स्टॉवॉल्ट ने जो दी है वो है अ रेमेडी फॉर न्यू बॉर्न चिल्ड्रन, ठीक है। जो भी न्यू बॉर्न चिल्ड्रन है उनकी, चाहे वो हाइड्रोसील की प्रॉब्लम हो, चाहे हाइड्रोकेफलिस की प्रॉब्लम हो, चाहे उनके कोई ग्लैंडुलर अफेक्शंस की प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, चाहे उनके एमेसिएशन की प्रॉब्लम हो, कोई गैस्ट्रिक ट्रबल्स हो, तो उनमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और प्रिस्क्राइबेबल रेमेडी है एब्रोटिनम। सो इट इज अ रेमेडी फॉर न्यू बॉर्न, very important remedy for newborn. Then comes another step, which is it is a remedy for glandular diseases. जो भी ग्लैंड्स हैं, जो भी एक ग्लैंडुलर डायथीसिस की रेमेडी है, जहाँ पे ग्लैंड अफेक्शन होती है, जो भी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। चाहे वो ग्लैंड की इंडोरेशन हो जाए, चाहे वो एट्रोफी हो जाए ग्लैंड की, चाहे वो जनरल इन्फ्लामेशन ही हो, एब्रोटिनम हर फेज में एक्ट करती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कैंट, डॉक्टर हैनिमन, इट इज अ सोरो साइकोटिक रेमेडी, ठीक है ना, बट इट हैज अ टेंडेंसी टू गो इनटू फ्रैंक सिफिलिस. It is a very strong tendency to go into frank syphilis. Then comes the third step, in which it is a remedy for marasmus. ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है ना। देयर आर अदर इंपॉर्टेंट रेमेडीज ऑफ मरासमस। कौन कौन सी बाकी रेमेडीज हैं जो मरासमस में जाती हैं? मेसिएशन आयोडम, आयोडेटम है, और ट्यूबरकुलिनम है, नेट्रम्यूर है, सैनिकुला, सैनिकुला, सीना, ठीक है, और लिकोपोडियम, है ना। इनके अलावा नक्स वोमिका, रस्टॉक्स, ये सारी इंपॉर्टेंट रेमेडीज आती हैं जो एमेसिएशंस में जाती हैं, ठीक है ना। जो भी अंडर नरिश्ड बच्चे होते हैं जिनमें एमेसिएशन डेवलप हो जाए, तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी बनती है एब्रोटिनम, ठीक है ना। सो इट इज अ रेमेडी फॉर मेरेस्मस. देन कम्स द रूमेटिज्म. जो रूमेटिज्म है, इसको बहुत वाइडली कवर किया गया है एब्रोटिनम के अंडर. रूमेटिज्म की बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है एब्रोटिनम, ठीक है ना. स्पेशली rheumatism which has developed after suppressed discharges. किसी भी तरह का डिस्चार्ज के सुप्रेशन के बाद rheumatism आए तो उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी होती है एब्रोटिनम, ठीक है। इसके rheumatism का बहुत करेक्टरिस्टिक पार्ट्स भी हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन रेपर्टरी में आप देखेंगे, एक तो मैंने सुप्रेस्ड डिस्चार्जेस कहा, लेकिन रेपर्टरी में जो जनरली दिया गया है दैट इज आफ्टर सुप्रेस्ड डायरिया, रूमेटिज्म डेवलप हो जाए तो सबसे पहली रेमेडी जो देनी चाहिए दैट इज एब्रोटिनम. किसी को डायरिया हो रहा है, उसने कोई मेडिसिन ले ली गलत, एंड रूमेटिज्म डेवलप हो गया, ठीक है ना. लेयर वाइज अगर देखा जाए तो इट इज अ वेरी बैड साइन, जहाँ पे जॉइंट्स की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है सिर्फ एक नॉर्मल गैस्ट्रिक ट्रबल के सुप्रेशन से. इज अ रेमेडी फॉर मेटास्टेसिस. कोई भी सिम्टम्स हैं जो एब्रोटिनम में है, उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग मेटास्टेसिस होता है. मेटास्टेसिस मतलब सिर्फ कैंसर का मेटास्टेसिस नहीं, मेटास्टेसिस ऑफ रूमेटिज्म, मेटास्टेसिस ऑफ ग्लैंडुलर इन्फेक्शंस, ठीक है ना. मेटास्टेसिस का क्या मतलब है कि बहुत जल्दी बाकी जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो भी अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं. ये एक ही जगह पे कन्फाइंड नहीं रहती इसमें डिजीज. अगर कोई भी डिजीज एब्रोटिनम में डेवलप होती है तो वो बढ़ती है बहुत एग्रेसिवली, उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है. वो कार्सिनोमा भी हो सकते हैं,
वो एक जनरल इमेसिएशन भी हो सकती है जो एक पार्ट से शुरू होकर पूरी बॉडी पे चली जाए, वो रिमेटिज्म भी हो सकती है जो एक जॉइंट से शुरू हुआ बट बाकी जॉइंट्स को भी धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडली वो पकड़ता जाता है। वो ग्लैंडुलर इन्फेक्शंस भी हो सकती है जो एक ग्लैंड से शुरू हुई और बाकी ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी है जो वो भी अफेक्ट होने शुरू हो गए। ठीक है, तो ये 5 चीजें होती हैं, इनके बारे में आप समझिए, इनको याद रखिए। इट इज अ रेमेडी फॉर न्यूबॉर्न, it is a remedy for glandular disease, it is a remedy for marasmus, it is a remedy for rheumatism and it is a remedy for metastasis। इनमें से कोई भी स्टेज आती है, एब्रोटेनम को रूल इन कीजिए अपने क्लिनिकल केसेस में। नाउ कम्स द मेटास्टेसिस, कि हमने मेटास्टेसिस के बारे में क्या बात करनी। सो व्हाई इट इज अ मेटास्टैटिक रेमेडी? ठीक है ना, मेटास्टेसिस रेमेडी का क्या मतलब होता है? बहुत सारी रेमेडीज हैं जो मेटास्टैटिक रेमेडी, उनके बहुत ज्यादा मेटास्टेसिस पे प्रोमिनेंट एक्शंस है। उनमें से कुछ है नेक्ट्रम सल्फ है जैसे, ठीक है, आर्सेनिक एल्बम है, हेक्ला लावा है, आयोडेटम्स है, ये सारी मेटास्टैटिक रेमेडीज हैं। एब्रोटेनम भी मेटास्टैटिक रेमेडी है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मेटास्टैटिक रेमेडी। और ये क्यों है मेटास्टेसिस की जो भी एक पैथोलॉजी या फॉर्म को कवर करती है? क्यों करती है? क्योंकि इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सुडेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, what do we mean by exudative property? exudative property का क्या मतलब होता है? जब हम एक्सुडेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो व्हाट इज एक्सुडेटिव प्रॉपर्टी? एक्सुडेटिव प्रॉपर्टी जो है ना, इसके बारे में डॉक्टर फाटक ने बहुत बढ़िया दिया हुआ है। एक्सुडेटिव प्रॉपर्टी जो है मेटास्टेसिस ये एब्रोटेनम की, उसका मतलब होता है इट प्रमोट्स द एक्सक्लूजन ऑफ फ्लूइड्स आउट ऑफ द सेल। ठीक है ना, जिसका मतलब कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस होती है टिश्यूज के बिटवीन, उसमें ये फ्लूइड को एक्सुडेट करता है फ्रॉम द सेल। और इस प्रॉपर्टी के कारण ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मेटास्टैटिक रेमेडी बन जाती है। सेल के अंदर कोई फ्लूइड है उसको डिस्चार्ज करवाता है। ठीक है, बॉडी के अंदर कोई भी फ्लूइड्स हैं उनको एक्सुडेट करने की प्रॉपर्टी है, चाहे वो पर्सपायरेशन हो, चाहे वो हेमरेजेस हो। ठीक है ना, इट प्रमोट्स दैट एक्शन ऑफ एक्सुडेशन। सो बिकॉज ऑफ दिस एक्सुडेटिव प्रॉपर्टी जो एब्रोटेनम का पार्ट है, ये मेडिसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटास्टैटिक रेमेडी बन जाती है। नाउ दिस रेमेडी इट नीड्स एन आउटलेट। ठीक है ना, इन जनरल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो इट इज अ रेमेडी ऑफ इट नीड्स एन आउटलेट। ठीक है ना, अ डिस्चार्ज। सो इट इज अ मेन रेमेडी दैट प्रोड्यूसेस चार्जेस एंड एक्सुडेशंस। डिस्चार्जेस प्रमोट करती है, एक्सुडेशंस को प्रमोट करती है। एंड द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अ डिस्चार्ज फ्रॉम अम्बिलिकस। इतना ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग एक्सुडेटिव प्रॉपर्टी है कि छोटे बच्चों में अम्बिलिकस एरिया से भी डिस्चार्जेस निकलते हैं। उसकी एक ही एक मेन रेमेडी है, एब्रोटेनम। इतनी स्ट्रॉन्ग एक्सुडेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज व्हाई इट इज अ मेटास्टैटिक रेमेडी। उसके अलावा इट हैज अ टेंडेंसी टू प्रोड्यूस एट्रोफी, एटोनिया, एप्लेजिया। ठीक है, अब टेंडेंसी टू प्रोड्यूस एट्रोफी, एप्लेजिया, एटोनिया, वो भी एट द एंड ऑफ द डे किसके कारण है? बिकॉज ऑफ इट्स एक्सुडेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये एक्सुडेशन करती है। तो मेटास्टेसिस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी ब्रोटेनम को अपने माइंड में सोचना है या इसको सेव करना है अपनी मेमोरी में, तो मेटास्टेसिस को बहुत एक इंपॉर्टेंट इसका करेक्टरिस्टिक है, उससे आपने इसको सेव करना है। जो भी आप डिजीजेस देखेंगे तो आप देखेंगे कि यार वो डिजीज ऐसे नहीं कि लॉन्ग लास्टिंग वहीं पे खड़ी है, कार्बोनिकाज में जैसी होती हैं, लिकोपोडियम्स में होती हैं, बिकॉज इट कम्स वेरी क्लोज टू लिकोपोडियम। लिकोपोडियम में जो डिजीजेस हैं वो जनरली इतनी एग्रेसिवली डेवलप नहीं होती, इसीलिए लाइकोपोडियम जो आप देखेंगे भी जनरली वो बहुत एडवांस स्टेजेस में नहीं प्रिस्क्राइब की जाती, जहां पे बहुत अग्रेसिवली डिजीज मूव कर रही है। लिकोपोडियम इज नॉट अ रेमेडी फॉर दैट स्टेट। बट क्योंकि बच्चों में बहुत कॉमनली दिखते
हैं कि मरासमस चिल्ड्रन है, पिनिंग बॉयज है, उसमें लिकोपोडियम भी आती है, ब्रोटिनम भी आती है, तो हम कई बार कंफ्यूज करते हैं, बट द डिफरेंशियल पॉइंट इज मेटास्टेसिस पार्ट, कि जितनी मेटास्टैटिकली कोई भी डिजीज एब्रोटेनम में डेवलप होती है। देन कम्स एग्रावेशन फ्रॉम दीज एक्सक्रीशंस। ये जो डिस्चार्जेस हैं, कोई भी एक्सक्रीशन है, ठीक है ना, चाहे वो आप ले लीजिए पर्सपायरेशन है, स्लाइवेशंस हैं, ठीक है, डायरिया है, वॉमिटिंग्स हैं, कोई भी जो एक्सक्रीशन जब होती है तो ये इनकी एग्रावेशन होती है उससे। अब मिल्यूरेशन नहीं आती, जैसे लैकेसिस में होता है मिल्यूरेशन आती है, आर्सेनिक में मिल्यूरेशन ऑफ डिस्चार्जेस होती है। इनमें क्या होता है, ऑल डिस्चार्जेस एंड एक्सक्रीशंस एग्रावेट करते हैं कंप्लेंट्स को, और ज्यादा बढ़ती है कंप्लेंट। इनके रिलीज से, इनके फ्लो से तकलीफें बढ़ती हैं। अगर गैस्ट्रिक पेन हो रही है तो स्टूल पास किया तो उसके बाद पेन और बढ़ जाएगी। हेडेक हो रहा है, कहीं पसीना आना शुरू हो गया तो हेडेक और बढ़ना शुरू हो जाएगा। सेम कैरेक्टरिस्टिक जिंकम और नेक्ट्रम सल्फ में भी होते हैं। अदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डिस्चार्जेस, कि सारे डिस्चार्जेस बहुत ही परफ्यूज और ऑफेंसिव होते हैं, ठीक है। एंड कोई भी डिस्चार्ज सुप्रेस किया जाए इनका, कहीं पे भी सुप्रेशन ऑफ डिस्चार्ज हुआ, ठीक है ना, चाहे वो पस ही है, निकल रही है, एक्नेज हुए हैं, पिंपल्स हुए हैं, कुछ लगा लिया ऊपर उसको सुप्रेस करने के लिए, एकदम से रूमेटिक सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं ब्रोटेनम में। सुप्रेशन ऑफ डिस्चार्जेस की, जैसे सल्फर को हम लेते हैं सुप्रेशन ऑफ इरप्शंस की मेन रेमेडी, ऐसे ही सुप्रेशन ऑफ डिस्चार्जेस की जो सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है, दैट इज एब्रोटेनम। एंड स्पेशली आफ्टर सुप्रेशन ऑफ एनी डिस्चार्ज there develops rheumatism, and the character of this rheumatism is पेन होगी, जॉइंट्स में बहुत सीवियर पेन होगी, बट स्वेलिंग नहीं डेवलप होती। दिस इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक पार्ट ऑफ एब्रोटेनम। पेन होती है, बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं, बट स्वेलिंग नहीं होती। इवन डिफॉर्मिटीज भी होनी शुरू हो जाएंगी, बट स्वेलिंग पार्ट बहुत कम होगा। देन कम्स द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं ब्रोटेनम में, दैट इज इमेसिएशन, ठीक है ना। इमेसिएशन का इसका पार्ट, अभी ब्रोटेनम में जो इमेसिएशन है, इट डेवलप्स वेरी क्विकली, क्योंकि इट इज अ मेटास्टैटिक रेमेडी, बहुत अग्रेसिवली, बहुत ही फास्ट प्रोग्रेशन डिजीजेस होती है ब्रोटेनम में। बट इमेसिएशन ऑलवेज स्टार्ट्स इन द लोअर लिम्स, लोअर लिम्स से स्टार्ट होंगी और ग्रेजुअली ऊपर को बढ़नी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो लिम्स में एक्शन होगा ना, बहुत तेज होगा इमेसिएशन का, उसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जाएगी। फेस इज द लास्ट पार्ट जो अफेक्ट होता है। बट अलॉन्ग विद दिस इमेसिएशन, कि चेस्ट में हो रही है, अपर आर्म्स में होनी शुरू हो गई, नेक में होनी शुरू हो गई, द एब्डोमेन इट इज मोस्ट ऑफन एनलार्ज्ड, ब्लोटेड एंड डिस्टेंटेड। बहुत बच्चों में बड़ा सा पेट होगा और बाकी इमेसिएशंस होगी। हमने कैंप में बहुत सारे केसेस देखे हैं ऐसे, ठीक है ना। कोई मेंटल रिटार्डेशन का केस है, कोई डेफ एंड डम्ब का केस है, जिनमें ऐसी सिचुएशंस बनी हुई। अदर इंपॉर्टेंट की नोट ऑफ इमेसिएशन क्या है, कि इमेसिएशन along with ravenous hunger, भूख बहुत लगती है, बच्चा बहुत अच्छे से खा रहा है, बच्चा जो इमेसिएटेड है, पतला सा बच्चा है, लेकिन सारा दिन रोता है कि उसको और दूध चाहिए, उसे और दूध मिले, ठीक है ना। लेकिन बॉडी कैसी है, इमेसिएटेड है, फूड आता है, बॉडी उसको यूज ही नहीं कर पा रही। जनरली जो मोस्ट ऑफ द मेडिसिन होती हैं, उनमें क्या होता है, इमेसिएशन के टाइम पे भूख कम हो जाती है, और यही एक नॉर्मल प्रोसेस है। उसको हम बोलते हैं लेस नरिश्ड जो बच्चे हैं, जिनको नरिशमेंट नहीं मिल रहा, तो हम उसमें लॉजिक ये देते हैं साइंटिफिक कि उसके कारण मसल लॉस हो रहा है। पर इसमें मसल लॉस भी हो रहा है, लेकिन भूख भी बहुत ज्यादा है, जैसे हम कल्केरियाज में पढ़ते हैं, आयोडेटम्स में पढ़ते हैं, नेट्रम्यूर में, ट्यूबरकुलिन में, बहुत सारी रेमेडीज हैं जिनमें ऐसे होता है।
ठीक है ना। बट जब आप ये रेमेडीज क्लिनिक में सोच रहे हैं तो उस टाइम एब्रोटेनम को भी दिमाग में रखिए कि दिस चाइल्ड माइट बी एब्रोटेनम आल्सो। एंड स्पेशली इमेसिएशन स्टार्ट कहाँ से होगी? लोअर लिम्ब से, एंकल से स्टार्ट होनी शुरू होती है। इसके बारे में बहुत पर्टिकुलरली डॉक्टर कैंटर ने लिखा है कि एंकल अफेक्शंस बहुत स्ट्रांग होते हैं प्रोटेनम में, और एंकल से स्टार्ट होनी शुरू होती है इमेसिएशन, और धीरे धीरे ऊपर ऊपर को बढ़ती जाती है। ठीक है। सो आफ्टर इमेसिएशन अगर हम बात करें, देन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर हेमरेज। एक हेमरेजिक रेमेडी है। यंग बच्चों में एपिस्टेक्सिस की प्रॉब्लम हो, ठीक है, यंग पीपल में ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स हो, किसी भी तरह के वाउंड्स हो जो बहुत प्रोफ्यूजली ब्लीड करते हैं, तो उसके लिए एब्रोटेनम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। ठीक है ना। और इसका जो ब्लीडिंग है उसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट क्या होता है? एक तो परफ्यूज होता है, जैसे मैंने बोला सारे डिस्चार्ज परफ्यूज, उसके साथ साथ बहुत ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होती है। इट मींस इट इज अ एक्टिव ब्लीडर, आर्टीरियल ब्लड लॉस होता है। कौन कौन सी और रेमेडीज हैं जो एक्टिव ब्लीडर में आती हैं? 3 टॉप मोस्ट रेमेडीज एक्सेप्ट एब्रोटेनम, व्हिच आर द 3 टॉप मोस्ट रेमेडीज जो एक्टिव ब्लड में आती हैं? phosphorus, एकोनाइट, इपिकॉक, phosphorus, एकोनाइट, फास्फोरस, यस, इपिकॉक, इपिकाक, यस, और एक लेकेसिस, लेकेसिस नहीं आती, नो, पैसिव ब्लीडर होती लेकेसिस। अमोनियम कार्ब, अमोनियम कार्ब, अमोनियम कार्ब भी पैसिव ब्लीडर में आती है। चिकन को एक्टिव ब्लीडर में एक आती है बेलाडोना। यस, ये चारों रेमेडीज जिनकी हमने बात की, एकोनाइट, इपिकाक, फास्फोरस, बेल एंड एब्रोटेनम, ये 5 रेमेडीज हैं जिनमें परफ्यूज रेड कलर ब्लड निकलता है। ठीक है। इससे भी आगे एब्रोटेनम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंडेंसी होती है वो होती है विकेरियस ब्लीडिंग की। विकेरियस ब्लीडिंग समझते हैं? ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंसेस एक्सेप्ट जो यूट्रस से हो। यूट्रस से तो ब्लीडिंग होगी, लेकिन उसके साथ साथ नोज ब्लीड होना शुरू हो जाए। ठीक है। और कोई भी ओपनिंग से ब्लीडिंग शुरू हो जाए ड्यूरिंग मेंसेस इज कॉल्ड विकेरियस ब्लीडिंग। ठीक है ना। मेंसेस ब्लीड कर रहे हैं, साथ साथ में एनल एरिया से भी ब्लड आ रहा है, so it is a vicarious bleeding and it is a very 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 important remedy of vicarious bleeding। और क्यों है? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है, it has a exudative property, डिस्चार्ज प्रोड्यूस करना, फ्लूइड को रिलीज कराना, इसका एक प्रोमिनेंट एक्शन है। ठीक है, यहां तक समझ आई? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हम इसमें पढ़ेंगे, दैट इज जनरली जब हम एब्रोटेनम लोगों को देखते हैं, सो दे आर ओल्ड लुकिंग पीपल। इसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है कि रिंकल्ड फेस होता है, जैसे बुढ़ापे में होता है, ओल्ड एज में हो जाता है, रिंकल हो जाते हैं फेस पे, बहुत ज्यादा चुड़ियां पड़ जाती हैं। सो इट इज अ रिंकल्ड फेस, दे हैव रिंकल्ड हैंड्स, छोटे छोटे बच्चों में दिखता है। ठीक है ना। ओल्ड लुकिंग पीपल, ओल्ड लुकिंग मतलब छोटे बच्चे, यंग पीपल बहुत ओल्ड लुकिंग होती है। अब इसमें पहली चीज तो ये समझनी है, और कौन कौन सी मेडिसिन है जो ओल्ड लुकिंग में आती है। मतलब 18 से 19 साल का लड़का है, लेकिन बच्चा कैसा है? 40-45 का। ठीक है ना। सर ओल्ड लुकिंग की जो मेन रेमेडीज हैं कि कट करके हमारे दिमाग में आनी चाहिए जब भी हम किसी को क्लिनिक में देखें, कैंप में देखें, तो सबसे पहले कौन कौन सी रेमेडीज हैं जो ओल्ड लुकिंग में आनी चाहिए? एक तो एब्रोटेनम है जो भी हम पढ़ रहे हैं, और कौन कौन सी है? डेट्रोम्यूर में जनरली कॉमनली नहीं होता, इट कैन गो इनटू ओल्ड लुकिंग बट वो कॉमनली नहीं होता। अर्जेंटम में भी होता है बट कॉमनली नहीं होता। दे आर जनरली यंग लुकिंग पीपल, वेरी एनर्जेटिक। आयोडन सर, नहीं होता बच्चे। ब्राइटास में होता है, हमने पढ़ा। ठीक है ना।
ब्राइटा की बात की थी तो बात की थी, Brighta. ओल्ड लुकिंग होता है। कैलकेरियाज ओपियम। मतलब हम बात कर रहे हैं जो बहुत कॉमनली है हर एक के साथ, कैलकेरियाज में बहुत कॉमनली होता है। सारे कैलकेरियाज आप देखेंगे वो ओल्ड लुकिंग लगते हैं अपनी उम्र से ज्यादा। कोनियम्स में बहुत कॉमन है ओल्ड लुकिंग पार्ट, कॉमनली मिलेगा कोनियम के। आप जितने मर्जी जितने भी डॉक्टर्स हैं, अगर आप क्लिनिक में देखेंगे पेशेंट्स को, आपने कोनियम प्रिस्क्राइब किया या इन जनरल आप कोनियम के केसेस पढ़ेंगे तो ओल्ड लुकिंग इज अ वेरी कॉमन एस्पेक्ट इन कोनियम। अदर जो इंपॉर्टेंट रेमेडी है, इट इज लिकोपोडियम्स। दे आर ऑलवेज ओल्ड लुकिंग, प्रिकॉसिटी वाली मेडिसिन्स, ठीक है ना। ये सारी इसीलिए प्रिकॉसिटी वाली रेमेडीज हैं जिनमें जनरल एजिंग सर्कल जो है वो डेवलप हो रहा है। अदर रेमेडी विच इज वेरी ओल्ड लुकिंग कॉमनली इज सल्फर। सल्फर अपनी ए से हमेशा ज्यादा दिखते हैं, ठीक है। और छोटे बच्चों में भी अगर आप एब्रोटेनम के देखें, ब्राइटा के देखें, कैलकेरिया के देखें, लिकोपोडियम के देखें, कोनियम सल्फर के बच्चे देखें, तो आपको ये इनकी जो एक होती है ना, नॉर्मल बच्चों की स्किन कैसी होती है, बहुत ब्राइट स्किन, ठीक है ना, बहुत ही सॉफ्ट स्किन, डेलिकेट स्किन, इनमें वैसा नहीं दिखेगा। रफ ओल्ड शाइनलेस, जिसमें शाइनी नहीं, वैसी स्किन होती है इन बच्चों में। अभी रीजन आता है कि ये ओल्ड लुकिंग में क्यों जाती है, एब्रोटेनम क्यों जाती है, लिकोपोडियम क्यों जाती है, कैलकेरिया क्यों जाती है, ब्राइटा क्यों जाती है, व्हाई दे आर ओल्ड लुकिंग। बताओ व्हाई दे आर ओल्ड लुकिंग। कोई भी इंसान है वो अपनी उम्र से ज्यादा क्यों लगता है? सर इनमें न्यूट्रिशनल डिफेक्ट होता है। किसके लिए? मैंने को आपकी आवाज नहीं समझ आई, दोबारा रिपीट करेंगे? सर न्यूट्रिशनल डिफेक्ट होता है, न्यूट्रिशनल डिफेक्ट। न्यूट्रिशनल डिफेक्ट नहीं बच्चे, न्यूट्रिशनल डिफेक्ट तो नहीं होता, जरूरी नहीं न्यूट्रिशन के कारण हो। न्यूट्रिशन इज नॉट अ पार्ट फॉर दैट। प्रिकॉसिटी। प्रिकॉसिटी में हर बार नहीं होता, क्योंकि हर प्रिकॉशियस रेमेडी ओल्ड लुकिंग नहीं है। प्रिकॉसिटी का एक अलग फंडामेंटल है, वो कभी बात करेंगे क्यों प्रिकॉसिटी डेवलप होती है, क्या चीजें हैं, बट दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ प्रिकॉसिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइबर्स कम हो जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट अगेन ओल्ड लुकिंग। कई लोग बहुत ज्यादा मेच्योर होते हैं, प्रिकॉशियस होते हैं, बट दे स्टिल हैव चाइल्डिश फेस, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अगेन नॉट अ रीजन। हर रिस्पॉन्सिबल मेडिसिन ओल्ड लुकिंग नहीं होती। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबल रेमेडीज है जो मैं आपको बता दूंगा जो ओल्ड लुकिंग में नहीं होती। पहले तो कार्सिनोसिन है, वो ही नहीं होती। स्टेफ ले लीजिए, ठीक है ना, नेट्रम कार्बोनिकाज ले लीजिए, सिलिकाज ले लीजिए, इनमें से कोई ओल्ड लुकिंग में नहीं आती। स्ट्रॉन्शियम कार्ब ले लीजिए। सर मेंटली तो व्हाट एक्टिव इज द होते हैं। रीजन फॉर ओल्ड लुकिंग? मेंटली एक्टिव होते हैं सर, रेस्टलेस टाइप। मेंटल More एक्टिविटी का oxygenation कुछ भी process लेना in देना the नहीं cell. है। फाइबर्स कम हो जाते हैं। मेंटल एक्टिविटी का कुछ भी लेना देना नहीं है ओल्ड लुकिंग से। लोग बूढ़े कब लगते हैं? तो झुर्रियां आनी, रिंकल आने, वो तो एक चीज होती है, पर बूढ़े कब लगते हैं? जब आंखों की स्किन की शाइन चली जाए। ठीक है ना। ओल्ड लुकिंग का एक ही एक कारण है, वो है प्रोलॉन्ग्ड फाइट एंड फ्लाइट कॉन्फ्लिक्ट। जो भी रेमेडीज जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट एंड फ्लाइट कॉन्फ्लिक्ट आता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड सिंपैथेटिक सिस्टम डेवलप हुआ है, सिंपैथेटिक एक्टिविटीज चल रही है बहुत लंबे समय से, ठीक है ना, प्रोलॉन्ग्ड फाइट एंड फ्लाइट कॉन्फ्लिक्ट है। वो सारी जो रेमेडीज हैं उनसे क्या होता है, जब इतना लंबा खिंचता है फाइट एंड फ्लाइट कॉन्फ्लिक्ट, उससे क्या होता है,
बॉडी क्लॉक फास्ट हो जाती है। बॉडी क्लॉक फास्ट होने के कारण वो अपनी उम्र से ज्यादा लगते हैं। सो दिस प्रिकॉशियस रेमेडी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट प्रिकॉसिटी इज नॉट रीजन फॉर दैट। ठीक है ना। रीजन फॉर ओल्ड लुकिंग इज, आप किसी भी मेडिसिन में जितनी भी ओल्ड लुकिंग की मेडिसिन है, इसके बाद लेक्चर के बाद उसमें जाइए, उनमें देखिए एक आपको रीजन मिलेगा विच इज स्ट्रॉन्ग एंजाइटी फॉर फ्यूचर। अपने समय से जो लोग आगे भागते रहते हैं हमेशा, है 15-16 साल के, मैं 30 साल में मेरी लाइफ कैसी होगी, 35 में कैसा हो जाऊंगा। जो लोग अपने समय से आगे भागते हैं, जिनको बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइटी फ्यूचर है, वो ही जनरली लोग होते हैं जो ओल्ड लुकिंग में जाते हैं। फिल्म स्टार्स में कौन था जो ओल्ड लुकिंग में था? एके हंगल। एके हंगल। उनको जवानी से ही बुढ़ापे के सीन है ना, ओल्ड एज के सीन उनको रूप मिलते थे। Those are old looking people and they have strong anxiety for future. और अनुपम खेर, वो सरांश की इन्होंने मूवी, फादर का रोल बहुत छोटी एज से ही शुरू हो गया उनको मिलना। ओल्ड लुकिंग पीपल। ठीक है ना। एक लिकोपोडियम रेमेडी है, उनकी लिकोपोडियम रेमेडी बनती है जब भी हम बात करते हैं उनके बारे में, तो वो ओल्ड लुकिंग में अपने क्राफ्ट में सेम, मतलब वो सेम एज के थे वो और गोविंदा, और गोविंदा के बाप का रोल किया उन्होंने, पता नहीं किन किन के बाप का रोल कर दिया सेम एज में। So these are the old looking people. ठीक है। उनके ऑपोजिट कौन है? जैसे अनिल कपूर है, अक्षय कुमार है, वो लगते नहीं उनकी एज के, इतने यंग दिखते हैं। आमिर खान है, वो यंग लुकिंग पीपल है। सो दिस इज अ ओल्ड लुकिंग, मतलब बच्चों में बहुत कॉमन होता है रिंकल्ड फेस, ओल्ड लुकिंग जो मिलते हैं, उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी मानी जाती है एब्रोटेनम। हम एब्रोटेनम की बात कर रहे थे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर दिया है डॉक्टर बोइंगर सर ने ना, बहुत वेल एक्सप्लेन किया है इंपॉर्टेंट करेक्टर एब्रोटेनम का। इसके बारे में भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये समझ जाएंगे ना तो एब्रोटेनम का माइंड समझ आना शुरू हो जाएगा। एक ओल्ड लुकिंग से हमें ये समझ आ गया, हमने एक तो ब्लीडिंग की बात की, मेन रेमेडी फॉर विकेरियस ब्लीडिंग की बात की। विकेरियस ब्लीडिंग की मेन और कौन कौन सी रेमेडीज होती हैं? दो, फॉस्फोरस, काली। ठीक है ना, फॉस्फोरस एंड काली का तो इंपॉर्टेंट रेमेडीज होती हैं जिनमें विकेरियस ब्लीडिंग होती है, उसके साथ ब्रायनिया भी। उसके बाद हमने ओल्ड लुकिंग की बात की, किसमें एक ये प्रॉपर्टी है जिससे हमें माइंड में ये समझ आया, इनमें प्रोलॉन्ग्ड फाइट एंड फ्लाइट कन्फ्लिक्ट रहता है और इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइटी फ्यूचर होता है। अदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एब्रोटेनम इज कि इनका एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक्शन है सीरस मेम्ब्रेन पे। ठीक है ना। व्हाट इज सीरस मेम्ब्रेन? सीरस मेम्ब्रेन क्या होती है? सीरस मेम्ब्रेन वो होती है जो हमारे ऑर्गन्स को कवर करके रखती है। ठीक है। हमारे जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन हैं या विसरल्स हैं, उनको कवर करके रखती है। स्मूथ मसल की मेम्ब्रेन होती है। ठीक है ना। चाहे प्लूरा बोल दें, चाहे बाकी जितने मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करते हैं, सो ये सीरस मेम्ब्रेन पे इसका एक बहुत प्रोमिनेंट एक्शन होता है। अभी सीरस मेम्ब्रेन पे बहुत ही थोड़ी रेमेडीज हैं जिनका प्रोमिनेंट एक्शन है। कुछ रेमेडीज कैसी हैं? एकोनाइट, ब्रोटेनम है, ब्रायोनिया है, कैंथेरिस है, कालीकार्ब है, मर्क सोल है, सल्फ आयोड है, रस्टॉक्स है। इनका सीरस मेम्ब्रेन पे बहुत ही प्रोमिनेंट एक्शन होता है। ठीक है। अगर जीएनएम के हिसाब से समझे अभी इसको, तो सीरस मेम्ब्रेन क्या होती है? मिड ब्रेन से कंट्रोल होती है। ठीक है। सीरस मेम्ब्रेन का क्या है एक्शन, क्या है हमारी बॉडी में?
कोई भी शॉक की कंडीशन है, फिजिकल शॉक है कोई भी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक एक्स्ट्रा लेयरिंग होती है जो हमारे ऑर्गन्स को कवर करती है, ठीक है। सीरस मेम्ब्रेन, जैसे प्लूरसी की कंडीशन आ जाए या असाइड्स हो जाता है, ठीक है ना, या पेरिकार्डियम जो होता है उसमें फ्लूइड आ जाए, तो इनमें कब आता है? इट ऑलवेज हैपन व्हेन देयर इज एन अटैक कन्फ्लिक्ट दैट इज गोइंग ऑन, ठीक है। इसको रिलेट कीजिए, इट इज अ इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर सीरस मेम्ब्रेन। सीरस मेम्ब्रेन के अफेक्शंस आने का कारण है अटैक कन्फ्लिक्ट, ठीक है। अभी ब्रोटिनम becomes a remedy which is very important remedy of attack conflict, जो अटैक कन्फ्लिक्ट इनमें बहुत ज्यादा दिखते हैं। और वो अटैक कन्फ्लिक्ट कैसे आता है? मटीरिया मेडिकाज में या रेपर्टरी में हमें कहां से दिखता है? रूब्रिक है जिसमें इसको एक्सप्लेन किया है, वो है डिल्यूजन परसिक्यूटेड हीज, ठीक है। व्हाट इज डिल्यूजन परसिक्यूट का क्या मतलब है? डिल्यूजन परसिक्यूट का क्या मतलब है कि मुझे डिलिबरेटली, मतलब जानबूझ के मेरे साथ अनफेयर और क्रूअल ट्रीटमेंट किया जाए। जब बंदे में ये फीलिंग आ जाए, हो नहीं रहा बट उसको डिल्यूजन लग रहा है, मदर फादर ने डांट दिया, उसको लगा देखा मेरे साथ कितना अनफेयर और क्रूअल बिहेवियर कर रहे हैं, दोस्तों ने उसका मजाक बना दिया, उसमें उसको क्या फीलिंग आएगी कि मेरे साथ अनफेयर और क्रूअल बिहेवियर हो रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज डिल्यूजन परसिक्यूटेड। सीरस मेम्ब्रेन की इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रेमेडी बनती है क्योंकि ये अटैक कन्फ्लिक्ट से आती है। और ये अटैक कन्फ्लिक्ट माइंड में कैसे चलता है? फ्रॉम बीइंग परसिक्यूटेड। इसको हमेशा यही फीलिंग रहती है कि लोग मुझे अनफेयर डील करते हैं, लोग जानबूझ के मुझे तंग करते हैं, लोग जानबूझ के मेरे साथ इंसल्टिंग और क्रूअल बिहेवियर दिखाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी रेमेडीज हैं डिल्यूजन परसिक्यूटेड में। अभी डिल्यूजन परसिक्यूटेड का अफेक्ट क्या बनता है? जब ये इसको सेंसेशन आती है ना कि मेरे साथ जानबूझ के लोग मुझे तंग कर रहे हैं, डिलिबरेटली मुझे परेशान करना चाह रहे हैं, डिलिबरेटली मेरी लाइफ को खराब कर रहे हैं, इससे इसको क्या होता है? इसको पावरलेस फील होता है, इसको फील होता है रॉन्ग सफर्ड फील होता है, पावरलेस फील होता है। इसको लगता है कि मेरे लाइफ में मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरी पावर खत्म होगी मेरी लाइफ में, मैं एक हेल्पलेस और पावरलेस हूं इन सिचुएशन में। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग इन ए ब्रोटिनम। और कौन कौन सी रेमेडीज है जो बहुत इस पावरलेसनेस से निकल के आती हैं? कौन कौन सी है रेमेडी? एनाकार्डियम, एब्रोटिनम, लेकेसिस, मिडोरिनम, चाइना, स्ट्रेमोनियम, बेलाडोना, वेरेट्रम एल्बम, नक्स वोमिका एंड ऑर्मटेलिकम। ये सारी जो रेमेडीज हैं इनमें बहुत, और लाइकोपोडियम, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरलेस की, इसीलिए लाइको हमेशा बेचारा पावर के पीछे भागता रहता है, सल्फर हमेशा पावर के पीछे भागता रहेगा, नक्स वोमिका हमेशा पावर, वेरेट्रम हमेशा पावर, कि पावर चाहिए, जिंदगी में पावर नहीं है। पावर क्या देती है? कंट्रोल देती है लाइफ में, इनको लॉस ऑफ कंट्रोल लगता है। और जो भी लोग लाइफ में पावरलेस फील करते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग, कि मेरे को दबा दिया, मेरे को जानबूझ के तंग किया, मेरे को नीचा दिखाया, वो लोग फिर आगे क्या डेवलप करते हैं? अ बिहेवियर ऑफ क्रूएलिटी, अ बिहेवियर ऑफ मेलिशियसनेस, ठीक है। पावरलेस कन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा है, अगर इससे बात करेंगे तो बहुत लंबा होगा लेक्चर, तो इसमें कभी गुरुकुल होगा, वर्कशॉप होगा, तो वहां पे बात करेंगे, बहुत ही लंबा टॉपिक है, ठीक है ना। पावरलेस कन्फ्लिक्ट एक मेजर कारण है फीमेल्स में हॉर्मोन्स इम्बैलेंस का, और मेल्स में पावरलेस कन्फ्लिक्ट क्या करता है? हार्मोन इम्बैलेंस तो करता है, साथ साथ में थायराइड डेवलप करता है। तो ये बहुत मेजर कारण है, इसके बारे में बहुत डिटेल्ड स्टडी है, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। बट एब्रोटिनम बीइंग अ वेरी क्रूअल एंड मेलिशियस रेमेडी, इट कम्स आउट ऑफ दिस अटैक कन्फ्लिक्ट। दिमाग में हमेशा यही रहता है कि मेरे पे अटैक होना है,
मेरे मदर फादर ने अगर मुझे क्रिटिसाइज किया, वो अटैक है। मेरे भाई बहन मेरे को अटैक कर रहे हैं। इन सब सिचुएशन में वो पावरलेस फील करते हैं। और जब बंदा बहुत स्ट्रांगली पावरलेस फील करता है ना, तो फिर वो क्या आता है, वो क्रूअल हो जाता है। हिटलर है एग्जाम्पल, है ना, क्रूएलिटी की हम एग्जाम्पल लेते हैं। हिटलर ये कहां से निकल के आया? इसी पावरलेस कॉन्फ्लिक्ट से। हिटलर की किसी ने पढ़ी है यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ी? हिटलर की क्या चाहता था, क्या बनना चाहता था हिटलर? एक पेंटर। बहुत बहुत अच्छा लगता है उसको पेंटिंग, लेकिन उसका फादर क्या था? वो पॉलिटिशियन था। उसने उसको धक्के से परस्यू कर करके, डोमिनेट, प्रेशराइज कर करके उसको ये बोला कि भाई पेंटिंग छोड़, तू पॉलिटिशियन बन। पेंटिंग छोड़, पॉलिटिशियन बन। तो जो वो फादर का इतना स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग बिहेवियर था, उसमें हिटलर ने इतना पावरलेस फील किया। और उस एक पावरलेस कन्फ्लिक्ट को जो हिटलर ने फील किया, उसके बाद वो हिटलर बना और कितने मिलियन, कितने लाखों करोड़ों लोगों को जान गंवानी पड़ी उस एक पावरलेस कन्फ्लिक्ट से। वो पावरलेस फीलिंग इतनी स्ट्रांग थी कि उसको पावरफुल फील करने के लिए अपने आप को कि मैं बहुत पावरफुल हूं, वो लोगों पे क्रूअल बिहेवियर करने लग गया, लोगों को तसीहे देने लग गया, तंग करने लग गया। तो जो वो लोगों की चीखें थी, पेन थी, डर था, वो उसको क्या फील कराता था हिटलर को कि मैं कितना पावरफुल। जो लोग स्कूल्स में हम आपने स्पेशली देखते हैं, बच्चे होते हैं बुली करते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं ना कई बच्चे, आपने भी देखा हो 6, 7, 8, 9 बुली करेंगे। वो कहां से निकल के आते हैं? पावरलेस कॉन्फ्लिक्ट से। वो सारे यही बच्चे हैं जो पावरलेस कॉन्फ्लिक्ट से बनते हैं। ऐसे ही एब्रॉटेनम बनती है। हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि एब्रॉटेनम इज आल्सो वेरी मैलिशियस एंड क्रूअल रेमेडी। और ये मैलिशियसनेस और क्रूएलिटी कहां से आती है? पावरलेसनेस से। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है बात करने वाली, वो है इन एब्रॉटेनम सिम्टम्स गोइंग अपवर्ड्स। मेटास्टेसिस के साथ साथ दो जो अगर फिजिकली हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो होती है एक इमेसिएशन, एक मेटास्टेसिस एंड एक सिम्टम्स गोइंग अपवर्ड। और सिम्टम गोइंग अपवर्ड इज अ वेरी सिफिलिटिक फिनोमेना, ठीक है ना, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा ऊपर से नीचे को डेवलप हुआ है। सो इट इज गोइंग इनटू ऑपोजिशनल डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जितने भी, जैसे मैं इमेसिएशन बात की, गोइंग अपवर्ड, ठीक है। लाइकोपोडियम नेक्टर में हम पढ़ते हैं ऊपर से नीचे को इमेसिएशन जनरली सेटल होती है। इसमें कैसे होती है? अपवर्ड। रूमेटिज्म कैसे शुरू होता है? फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड। पेन्स कैसी जाएंगे? नीचे से ऊपर को रेडिएट करेंगी। So symptoms going upward is a very important part of abrotinum. Another physical part जो बहुत important है abrotinum में, that is alternating states, alternating conditions, बहुत important part है। Diarrhea alternating with rheumatism, hemorrhoid pain alternating with rheumatism, headache alternating with the swelling of parotid gland। बहुत सारी alternating conditions है, एक हटती है दूसरी आ जाती है, फिर दूसरी को ठीक करते हैं तो फिर पहली वाली आ जाती है। तो ये ऑल्टरनेटिंग कंडीशंस बहुत चलती है एब्रॉटिनम में। सो इन चीजों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी चीजें? एक, इट इज अ मेटास्टैटिक रेमेडी फिजिकली, इमेसिएशन की बहुत प्रोमिनेंट रेमेडी है, सिम्टम्स गोइंग अपवर्ड है, और अल्टरनेटिंग स्टेट्स प्रोड्यूस करती है। और मेंटली क्या है, जो हमने बात की कि सीरस मेम्ब्रेन पे इसका बहुत प्रोमिनेंट एक्शन है, चाहे प्लूरेसी की बात करें, साइट्स की बात करें, बहुत प्रोमिनेंट एक्शन है। और वो इसलिए है क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी ऑफ अटैक कॉन्फ्लिक्ट। मर्क सोल में भी सेम होता है, इसीलिए वो
सीरियस मेम्ब्रेन की बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी बन जाती है। सल्फाइड में भी सेम होता है, एक्ोनाइट में भी सेम होता है। ये सारी अटैक से आती हैं, इनको कांस्टेंट थ्रेट महसूस होती है कि कोई डांट देगा भी, कोई क्रिटिसाइज कर देगा, कोई गाली दे देगा, मम्मी पापा आके मार ना दें, तो ये कांस्टेंट थ्रेट में रहते हैं अटैक। और इतना ज्यादा वो स्फीयर महसूस करते हैं थ्रेट को, ये डिल्यूजन परसिक्यूशन में चले जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट डिल्यूजन परसिक्यूशन, क्रुएलिटी और मेलिशियसनेस इनमें मिलेगी इन बच्चों में। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ब्रॉटेनम में बात करने वाली, दैट इज aversion handled being, aversion from being handled. What is being handled mean? कोई और कंट्रोल करे से। कंट्रोल में क्या होता है, कोई ट्रीट कर रहा है वो नहीं अच्छा लगता, कोई इनको गाइड करे कि बच्चे ऐसे नहीं ऐसे कर ले, वो नहीं अच्छा लगेगा, कोई इनकी केयर करे वो नहीं अच्छा लगेगा, कोई इनको फिजिकली हेल्ड करे वो नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और अवर्जन है, उससे सिर्फ एग्रावेशन है या वो डिसलाइकमेंट नहीं, अवर्जन मतलब हेट्रेड है इनको। और कौन कौन सी रेमेडीज आती हैं जो इस स्टेट में जाती है, और ये एक बहुत हाइटन्ड स्टेट है, मतलब रिपल्सिव बिहेवियर से भी ऊपर की स्टेट है, ठीक है ना। और कौन कौन सी रेमेडीज हैं जो इसमें आती हैं? बैलेट्रम नहीं, वेरेट्रम में नहीं, ये नहीं होता, इतनी हेट्रेड नहीं होती वेरेट्रम। वेरेट्रम को तो बेचारे को अफेक्शन अटेंशन चाहिए। ये तो वो लोग हैं जिनको अटेंशन चाहिए ही नहीं, कि भाई आप मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, ना मुझे देखो, ना मुझे ट्रीट करो, ना मेरे को पेरेंटिंग करो, ना मेरे को गाइड करो। क्योंकि क्यों? कोई डिल्यूजन परसिक्यूशन से, या आप लोगों ने मुझे इतना तंग कर दिया, मेरे को कोई चाहिए ही नहीं। इंडिफरेंस से भी ज्यादा वायलेंट स्टेट। इंडिफरेंस इज अ लैक ऑफ रिएक्शन, डिसइंटरेस्ट, मुंह मोड़ लेना, उसको बोलते हैं इंडिफरेंस। ये मुंह मोड़ना है, इसको हेट्रेड हो जाती है कि मेरे को बुलाओ भी मत, मेरा हालचाल भी मत पूछो, मेरी केयर भी मत करो, बस दूर रहो। और कौन कौन सी रेमेडीज होती है जिनमें ये होता है? सीपिया, सीपिया, हाँ सीपिया, और सीना, नेक्टरम्यूर और नेटरम्यूर। हाँ, यही 4 रेमेडीज हैं सिर्फ जो इतनी स्ट्रॉन्ग इसमें चली जाती है। पार्ट ऑफ मिसएंथ्रोपी, बट ये मिसएंथ्रोपी कोई पर्टिकुलर चीज से नहीं है, अपने आप से भी नहीं है, लोगों से है कि भाई मेरे को सबसे दूर कर दो, मैं तुम लोगों से इतना तंग हो चुका हूं कि मुझे तुम्हारी गाइडेंस, तुम्हारा ट्रीटमेंट, तुम्हारी केयर, तुम्हारी अफेक्शन, तुम्हारा मेरे को अप्रोच करना, क्लोज आना बिल्कुल पसंद नहीं। और ये 4 रेमेडीज हैं, नेटरम्यूर, सीपिया, सीना एंड एब्रोटेनम, जो इतनी स्फीयर स्टेट में चली जाती है, ठीक है। चलो तो मेडिसिन को सम अप करते हैं। पहले हमने बात की कि बच्चों की रेमेडी है बहुत इंपॉर्टेंट, चिल्ड्रन अफेक्शंस में जाती है, बट एडल्ट्स को भी प्रिस्क्राइब होती है, बट चिल्ड्रन अफेक्शन में बहुत जनरली जाती है। उसके अलावा कैसे होते हैं अगर हम बात करें, एब्रोटेनम बच्चे कैसे होते हैं? इरिटेबल होंगे, ऑकवर्ड होंगे, डल माइंडेड होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डल स्लगिश पीपल होते हैं एब्रोटेनम, they are not energetic like iodatum, they are not as energetic like lachesis, डल और स्लगिश होते हैं, टिमिड होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, सेक्सुअल प्रिकॉसिटी इनमें भी डेवलप होती है, जैसे मीडो में, लैकेसिस में, एनाकार्डियम बुफो में होती है, इनमें भी वैसी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट माइंड का पार्ट है मेंटल एक्सर्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग एग्रावेशन करती है, ठीक है। जनरल्स की बात करें तो चिल्ली और थर्स्टी पीपल होते हैं। फिजिकल जनरल्स की बात करें या इनके बच्चों के आउटलुक की बात करें तो कैसे बच्चे होंगे? ओल्ड लुकिंग, रिंकल्ड फेस होगा, पेल स्किन होगी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेल होती है, येलोइश पेल डल स्किन होती है। इमेसिएशन जो है वो जनरली आपको लोअर लिम्ब पे दिखेगी। इमेसिएशन के साथ साथ आपको ब्लॉटेड एब्डोमेन दिखेगा। इमेसिएशन अलॉन्ग विद रेवनस हंगर दिखेगी, बहुत ज्यादा भूख लगती है इन बच्चों को। उसके अलावा ये जो चिल्ड्रन होते हैं ये बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं। और कौन कौन से चिल्ड्रन हैं जो रैपिडली ग्रो करते हैं? क्रियोजोट, एसिड फॉस्फोरस, ट्यूबरकुलिनम, ये बच्चे होते हैं जो बहुत रैपिड ग्रोथ होती है, एकदम से इनकी हाइट ग्रो करती है।
इन ये भी एब्रोटेनम भी सेम चिल्ड्रन होते हैं जो बहुत ही रैपिड ग्रोथ में होते हैं, ठीक है ना, रैपिडली ग्रो करते हैं। इसीलिए बच्चों में कई बार फॉस्फोरस टाइप बहुत लगते हैं कि एपिस्टैक्सिस हो रहा है, रैपिड ग्रोथ है बच्चे की, रेड कलर ब्राइट ब्लड आ रहा है, चिल्ली है, थर्स्टी है, बहुत बार हम फॉस्फोरस से कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन फॉस्फोरस बहुत अफेक्शनेट ऑरा होता है और ये क्या होते हैं, रिपल्सिव डिप्रेस्ड चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे अब सम अप करते हैं, इसके बारे में और पढ़िए, ठीक है, ब्रोटेनम के बारे में और समझिए, और स्पेशली ब्रोटेनम को मेंटली जब याद रखना है तो वो ये रखना है कि ये अटैक कन्फ्लिक्ट की बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, इसीलिए इनमें क्रूएल्टी में जाने की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, ठीक है। कोई क्वेश्चन आज के रिलेटेड लेक्चर के? सर रैपिडली ग्रोथ चाइल्ड कौन मेडिसिन और बताएं आप? किसकी? रैपिडली ग्रोथ चाइल्ड के लिए कौन सा? मेरे को समझ नहीं आई, सॉरी आपकी आवाज। सर रैपिडली ग्रोथ चाइल्ड में कौन कौन रैपिडली ग्रो चाइल्ड, एसिड फॉस है बच्चे, फॉस्फोरस है, ट्यूबरकुलिनम है, क्रियोजोटम है, कैलकेरिया फॉस है। और कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर के रिलेटेड, कोई चीज नहीं समझ आई तो? सर रेवेनस हंगर कैनाइन हंगर में क्या डिफरेंस होता है? कैनाइन हंगर होती है कुछ ना कुछ बस खाने के लिए चाहिए, वो एक तरह की इरिटेशन होती है, कैनाइन इरिटेशन, चाहे थोड़ा मिलता है लेकिन लगातार कुछ ना कुछ खाते रहना। रेवेनस हंगर होती है बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ हंगर, उसको रेवेनस बोलते हैं, जब बंदा एक टाइम में बहुत ज्यादा खाना खा जाए। कैनाइन हंगर होती है जो बार बार भूख लगती रहती है, थोड़ा सा खा लिया फिर भूख लगी, उसको कैनाइन हंगर बोलते हैं। जो भी हमारे कैनाइन डेवलप्ड होते हैं ना एनिमल्स, जैसे डॉग्स हो गए, वो होते हैं ना कि जो कुत्ता होता है उसको तो हमेशा भूख लगी रहती है, वो कैनाइन हंगर होती है बेसिकली। बाइटिंग कैनाइन हंगर बेसिकली होती है बाइट कन्फ्लिक्ट से आती है, वो बाइटिंग की टेंडेंसी होती है, उनको होता है कुछ चबाऊं, बाइट करूं, वहां से निकल के आती है। और कुछ, कोई और क्वेश्चन? ठीक है, तो आज का क्लास समाप्त करते हैं।